कुमार पांडे जी से कि हम सबको संबोधित करें। आपकी विलक्षण किताब में बड़ी खूबियों के साथ आपने बहुत सारे बिंदुओं को इंगित किया है। इस संक्षिप्त समय में जितना ज्यादा समेटा से आ सकता है उसको हम सब समेटने की कोशिश करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है। स्पॉटलाइट डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, प्लीज। धन्यवाद बिड़ाल जी, महन जी और बाकी मित्रों, डॉक्टर चयनिका, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने ये मौका दिया। बिड़ाल जी ने तो 30 तारीख को ही कहा था कि 30 तारीख को ही आयोजन किया जाए, लेकिन 30 तारीख को इलाहाबाद में एक आयोजन था और पहले से कुछ लाइव्स थे पहले से तय। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि गांधी पे बात करने का कोई एक दिन तो नहीं हो सकता। कम से कम आज के दौर में गांधी पर रोज बात होनी चाहिए, जितनी बात हो सकती है उतनी होनी चाहिए और लगातार बात होनी चाहिए। ये महन जी ने बिल्कुल सही बात कही। और मेरी मेरी ये गुजारिश होगी कि बाकी जो वीडियोस ऑडियोज हैं उनको म्यूट कर दिया जाए जब तक सवाल जवाब का सेशन शुरू नहीं होता है, वरना डिस्टरबेंस होता है बीच बीच में। गांधी पे जब मैं बात करना शुरू करूंगा तो जाहिर है मेरी किताब की बात हुई तो उसने गांधी को क्यों मारा, ये शीर्षक मुझे क्यों देना पड़ा, ये सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि ये शीर्षक क्या हुआ कि उसने गांधी को क्यों मारा। मेरी 2 किताबें, जैसा डॉक्टर चयनिका ने बताया कि 2 किताबें आ चुकी थी और ठीक ठाक उसको रिस्पांस मिल रहा था, अच्छी खासी बाजार में भी जा रही थी, वो चर्चा भी हो रही थी। तो हम कुछ दोस्त एक दिन दिल्ली में कॉफी हाउस में बैठे, थोड़ा सेलिब्रेशन जैसा माहौल था कि अशोक की किताबें अच्छी चली हैं तो सेलिब्रेशन किया जाए, चाय कॉफी वॉफी पिया जाए। तो प्लीज अनम्यूट ऑल द वीडियोस। ऐसे नहीं हो सकता, बार बार बीच में आवाज आएगी तो कैसे कोई बोलेगा। एक बार में सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो मैं आपसे बता रहा था कि हम 4 दोस्त बैठे हुए थे कॉफी हाउस में और बातें हो रही थी कि तुम्हारी किताब बेस्ट सेलर लिस्ट में आ गई वगैरह वगैरह। तो एक दोस्त ने अचानक कहा कि तुम्हारी तो एक किताब बेस्ट सेलर लिस्ट में आई और हिंदी के बेस्ट सेलर लिस्ट में आई, जो गोडसे की किताब है मैंने गांधी को क्यों मारा, उसका अंग्रेजी वर्जन जो है वो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर लिस्ट में है और हिंदी वाला तो जो लगातार बेस्ट सेलर रहा ही रहा है। तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था, जब मैं पढ़ता था गोरखपुर में और हॉस्टल में रहता था, तो एक मित्र उसकी बड़ी खराब सी एक प्रति जो बड़े खराब कागज पे छपी हुई थी और बड़ी खराब अक्षरों में थी, उसकी प्रति मुझे दे गए थे। और उस जमाने में मैंने नाथूराम गोडसे की वो किताब पढ़ी थी कि मैंने गांधी को क्यों मारा। और मेरे समझ में आया कि पिछले 70 सालों में कैसे उस किताब को धीरे 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 इस देश के युवाओं, बुजुर्गों सबके हाथ में पहुंचाया गया है और एक परसेप्शन पूरा बनाया गया जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब वाकई इस बात को मानने लगे हैं कि गोडसे ने जो उसमें तर्क दिए हैं वो सही थे और गोडसे ने जो गांधी की हत्या की उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं एकदम से चौंक गया कि हम इतनी सारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज करते रहे, बड़ी बड़ी किताबें लिखते रहे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते रहे। और जब मैं हम कह रहा हूं तो पूरे हिंदी समाज, अंग्रेजी समाज सबकी बात कर रहा हूं मैं, जो लेखक और पाठक समाज है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन वो सवाल जिन सवालों का कोई तार्किक आधार ही नहीं है, वो सवाल दूसरा पक्ष जो था वो बिना किसी बड़ी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के गुपचुप तरीके से धीरे 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 लोगों के दिमाग में पहुंचा चुका। और हमने जो इतनी सारी बातें की वो बातें लोगों को प्रभावित जितना करती हैं, लेकिन एक बड़ा समाज जो है वो गोडसे के तर्कों से प्रभावित हुआ। यही तो वजह है कि दक्षिण पंथ को आज इस तरह से समर्थन मिला पूरे देश में। तो अचानक मुझे सूझा और मैंने कहा यार मैं इसका जवाब लिखूंगा और उस किताब का नाम होगा उसने गांधी को क्यों मारा। शुरुआत उसी गोडसे की किताब से करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों की नजरों से वो गुजरी होगी, कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी। उस किताब का इतिहास देखिए क्या है। उस किताब का इतिहास यह है कि गोडसे ने जो कोर्ट में बयान दिए थे, जब उसका भाई गोपाल गोडसे रिहा हुआ तो उसने एक मराठी अखबार में एक श्रृंखला लिखनी शुरू की उन बयानों के आधार पर। बाद में उन्हीं लेखों को एक साथ करके उसने एक किताब प्रकाशित करवाई मराठी में जिसका नाम था गांधी हत्या आणि मी, गांधी हत्या और मैं। जब वो किताब हिंदी में अनुवाद होती है तो उसका नाम कर दिया जाता है गांधी वध और मैं। हत्या और वध का अंतर आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो समझाने की जरूरत नहीं है। उस किताब पर कोर्ट ने प्रतिबंध भी लगाया था, उस किताब पर सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया, लेकिन कोर्ट ने उसको अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसके आधार पर उसको मुक्त कर दिया गया। और उसके बाद आप देखते हैं कि दसियों अलग अलग प्रकाशकों ने उसको अपने तरीके से छापा, जो पहले से झूठ थे उसमें नए कुछ और झूठ शामिल किए और उसको गली गली घर घर पहुंचाया गया।
अब थोड़ी सी जो मैंने सोचा है, जो मैंने प्लान किया है, वो ये है कि थोड़ा तो पहले हम गांधी पर बात करेंगे कि गांधी थे क्या। एक महामानव या एक देवता की जगह एक मनुष्य की तरह गांधी कैसे थे, एक राजनैतिक कार्यकर्ता की तरह गांधी क्या थे, गांधी के सिद्धांत क्या थे, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और फिर गोडसे ने जो सवाल उठाए थे, उनमें से कुछ सवालों के जवाब मैं यहां आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और आखिरी बात जो महन जी ने कही थी, वो मुझे बेहद जरूरी बात लग रही है कि उस पर तो बात होनी ही चाहिए कि आखिर गांधी या ऐसे जो हमारे व्यक्तित्व थे, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे पटेल हो, चाहे सुभाष हो, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने आजादी के उस पूरी लड़ाई में हिस्सेदारी की थी और आपसी मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के लिए जिनके मन में अथाह इज्जत थी, ऐसे लोगों के ऊपर कीचड़ क्यों फेंका जाता है, ये बातें करते हैं। ये मैंने आज का प्लान किया है। आप लोग कुछ जोड़ना चाहें तो यहां मैसेज से जोड़ सकते हैं, मैं या सवाल जवाब अगर होते हैं तो मैं उसमें शामिल कर लूंगा। देखिए, गांधी पर जब मैं बात करता हूं या गांधी को जब मैं समझने की कोशिश करता हूं, मैंने लिखा ही है अपनी किताब में कि बाइबल के बाद अगर किसी एक आदमी पर सबसे ज्यादा लिखा गया है तो वो महात्मा गांधी हैं। और महात्मा गांधी का अपना लिखा और कहा जो है वो 92 खंडों में संकलित है। और 92 खंडों में से कोई भी खंड ऐसा नहीं है जो 300-400 पेज से कम का हो। तो इतनी विपुल सामग्री जिस व्यक्ति के बारे में हो, उस व्यक्ति के बारे में जो पहचान, जो अपनी समझ बनाना है, वो कोई आसान काम तो नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितना मैं समझ पाया हूं, उसके आधार से गांधी के 3 विचारों को मैं ऐसा मानता हूं कि जो उनके मूलभूत विचार हैं, बाकी चीजें उससे तय होती हैं। उसमें सबसे प्रमुख जो विचार है वो अहिंसा का विचार है। अब ये अहिंसा है क्या? अहिंसा को लेकर बहुत सारा मजाक उड़ाया गया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा गया। कई लोगों ने कहा कि ये जो अहिंसा का पूरा सिद्धांत है वो पैसिव है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। कई लोगों ने कहा कि कमजोरों का सिद्धांत है। कई बार ऐसे समझने की कोशिश की जाती है कि अंग्रेज बहुत शक्तिशाली थे तो हम हथियार से उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए गांधी ने कहा कि हम अहिंसा से मुकाबला करेंगे। ये गांधी के अहिंसा को भ्रष्ट करने की बात है। गांधी की अहिंसा यह नहीं थी। गांधी की अहिंसा ताकतवर की अहिंसा थी। एक उदाहरण मैं बार बार याद दिलाता हूं, आज फिर याद दिलाऊंगा। गांधी एक उदाहरण देते हैं कि अगर बिल्ली और चूहे की हम बात करें तो चूहे की जो अहिंसा होती है वो अहिंसा नहीं होती है, वो तो डर होता है। चूहा और अगर अहिंसा नहीं करेगा तो और क्या करेगा? जब बिल्ली उसके ऊपर हमला करती है तो उसके पास एक ही तरीका है कि वो पलट के हमला करने की तो शक्ति नहीं है उसके पास, तो वो कैसे भी बच छुप के निकल जाए। अगर बच जाए तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा ये अहिंसा नहीं है, ये तो भय है। अहिंसा जो है वो ताकतवर की चीज है, हिम्मत की चीज है। आप याद कीजिए नमक सत्याग्रह का वो दौर याद कीजिए, जब लगातार सत्याग्रही जा रहे थे, पुलिस आती थी, लाठी मारती थी, सिर फूट जाता था, लोग गिर जाते थे, और फिर अगली सत्याग्रहियों की जो टोली होती थी फिर निकल पड़ती थी। कितने लोग घायल हुए, कितना खून बहा, लेकिन सत्याग्रही नहीं रुके और अंततः नमक सत्याग्रह करने में गांधी सफल हुए। आप सोचिए कि ये चीज कोई कमजोर कर सकता है? कमजोर तो पुलिस की लाठी देखते ही भाग जाएगा। इसके लिए असीम आंतरिक ताकत चाहिए कि उस लाठी के सामने हम लाठी नहीं चलाएंगे, हिंसा नहीं कराएंगे, लेकिन अपनी जिद भी नहीं छोड़ेंगे। सत्य के लिए जो हमारा आग्रह है, सत्याग्रह है, उसको हम नहीं त्यागेंगे। ये अहिंसा था। देखिए, गांधी के बारे में अक्सर गलतफहमी होती है। आदरणीय अरुंधति राय कहती हैं कि गांधी के यहाँ संगीत नहीं है, कला नहीं है, पेंटिंग नहीं है, कविता नहीं है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि शायद अरुंधति राय गांधी को उस तरह से पढ़ नहीं पाई, बहुत दूर रख के उनको पढ़ा, इसलिए उनको उनके यहाँ कला कविता नहीं मिली। मैं गांधी के 2 वाक्य उद्धृत करता हूं, आप देखिए वो कितनी बड़ी कविता है। अहिंसा को परिभाषित करते हुए गांधी कहते हैं कि जैसे हिंसा की विचारधारा में भरोसा रखने वालों को मारने की कला सीखनी होती है, वैसे ही अहिंसा में भरोसा रखने वालों को मरने की कला सीखनी पड़ती है। लेकिन यह अधूरी बात है। इसके आगे कहते हैं कि मरने की कला जो है वो जीने की कला की कोरोलरी के रूप में, उपबंध के रूप में सामने आती है। अर्थ क्या है इसका? अर्थ यह है कि जीवन से आप इतना प्यार करते हैं, जीवन को आप इतना मानीखेज तरीके से जीते हैं, जीवन को इतना सौदेश्यपूर्ण तरीके से आप जीते हैं कि मरने का डर खत्म हो जाता है। यह है अहिंसा। गांधी को पढ़ेंगे तो बार बार वो कहते हैं कि इस बात का मुझे कोई डर नहीं है कि मेरी जान जाती है या रहे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो कह रहा हूं। और इसी से निकल के जो दूसरी चीज आती है, जो 2 बाकी चीजें आती हैं उनकी, पहली चीज आती है अस्पृश्यता विरोध, छुआछूत का विरोध।
गांधी के विरोधी, आप लोग पॉलिटिकल फील्ड में काम करते हैं तो गांधी के विरोधी उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करते हैं। जब आप गांधी को पढ़ते हैं तो एक बड़ा मजेदार वाक्य आपको मिलता है। गांधी कहते हैं कि अगर मेरी पहली बात जो है वो दूसरी बात से अलग लगे तो दूसरी बात पर भरोसा करना, और अगर दूसरी बात समझ में ना आए तो जो मैं करता हूं उस पर भरोसा करना। अस्पृश्यता का जो पूरा मामला था, गांधी ये मानते थे कि वो एक तरह की हिंसा है कि अपने ही समाज में कुछ लोगों के काम को, कुछ लोगों के जीवन को हम ओछा समझें, छोटा समझें, और हम लगातार उनको एक ऐसी स्थिति में बनाए रखें जहां उनसे छू जाना भी अपराध माना जाए। पहली बात। दूसरी बात, गांधी मानते थे कि वर्णाश्रम व्यवस्था पर, जाति पाति पर का सबसे जो कमजोर पक्ष है वो है अस्पृश्यता। इसीलिए आप देखते हैं कि जब अस्पृश्यता का गांधी विरोध शुरू करते हैं और इस विरोध का जो आंदोलन है उसको लेके पुणे में जाते हैं तो उनके ऊपर पहली बार जानलेवा हमला होता है। और अब तो हम सब लोग इस बात को जानते हैं कपूर कमीशन के बाद कि वो पहला हमला किसने किया था? हिंदू महासभा के लोगों ने किया था, जिसमें नारायण आप्टे और नथुराम गोडसे दोनों शामिल थे। देश भर में उनके ऊपर अलग अलग जगहों पर हमला करने की कोशिश होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ये सारा कुछ अस्पृश्यता के दौर में होता है, यानी वो अस्पृश्यता विरोध के दौर में होता है, यानी वो समाज को हिलाने में सफल हुए थे। उनके जो जीवनी लेखक हैं लुई फिशर एक बड़ी अच्छी टिप्पणी करते हैं। जब पूना पैक्ट के बाद उन्होंने अनशन तोड़ा था, उन्होंने कहा कि गांधी के अनशन तोड़ने से जातिवाद खत्म नहीं हो गया, लेकिन जिस छूत की चीज को समाज के अंदर बड़े गौरव और घमंड से लोग बताते थे, वो चीज अब एक शर्म की बायस हो गई। अब कोई अगर ये कहता है कि मैं छुआछूत करता हूं तो उसको समाज में अच्छा नहीं माना जाता। यानी गांधी ने छुआछूत को लेकर एक परसेप्शन बदलने की कोशिश की थी। लेकिन क्या गांधी यहीं रुक गए थे? क्या गांधी सिर्फ अस्पृश्यता विरोध करके रुक गए थे? यह आरोप लगाया जाता है, अम्बेडकरवादी उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। जब आप गांधी को पढ़ते हैं तो आपके समझ में आता है कि ऐसा नहीं था। 42 के आसपास गांधी का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अंतरजातीय विवाहों में शामिल होऊंगा। 45 के आसपास उनका एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि समाज को जातिवाद के दैत्य से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। और गांधी का अपना जीवन आप देख लीजिए, उसमें जाति कहीं नहीं। और जाति पर जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं धर्म पर भी थोड़ी बात करना चाहूंगा, क्योंकि धर्म एक बहुत बड़ा सवाल बन के उभरा है। कभी अपने मन से पूछिए और सोचिए इस बात पर कि आखिर गोडसे ने जिन्ना की हत्या क्यों नहीं की? आप हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदुओं के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? जिन्ना था, क्योंकि वो पाकिस्तान मांग रहा था और हिंदुओं की हत्या कर रही थी मुस्लिम लीग। नहीं, हिंदुओं की मुखालिफत कर रही थी मुस्लिम लीग। तो जिन्ना की हत्या क्यों नहीं की? लियाकत अली खान साहब की हत्या क्यों नहीं की? मुस्लिम लीग के किसी बड़े नेता की हत्या क्यों नहीं की? क्यों उस आदमी की हत्या की, उस महात्मा गांधी की हत्या की जिसका जीवन पूरी तरह से धर्म से संचालित हो रहा था? दोस्तों, यहीं पर धर्म की जिस परिभाषा को गांधी ने अपनाया था, या धर्म की जिस परिभाषा को इस देश का बड़ा हिस्सा मानता है, और धर्म की जिस परिभाषा को सावरकर गोडसे या फिर आरएसएस और बीजेपी के लोग मानते हैं, इसका अंतर हमें समझना पड़ेगा। हमें हिंदुत्व और हिंदू धर्म का अंतर समझना पड़ेगा, जो बेहद महत्वपूर्ण है। मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ जो हमारे मित्र बैठे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के हो, उनमें से ज्यादातर लोग धार्मिक होंगे, इसलिए शायद मेरी बात को समझ पाना आसान होगा। किसी भी धर्म के दो हिस्से हमेशा से होते हैं। अगर आप जाइए, एक मंत्र जो हम सबने सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब इसमें जो सर्वे है, इस सर्वे में कोई माइनस तो नहीं हुआ है। ये तो नहीं हुआ है कि पंडित जी ठाकुर साहब और बनिया जो होंगे वो सुखी रहें और इसके अलावा जो लोग हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, ये दुखी रहें। ये तो संभव नहीं है। सर्वे मतलब सबका सुख हो, कोई किसी को किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, यानी जो सबको साथ लेकर चले। क्यों सीन नहीं आ रहा है इसमें? चित्र नहीं आ रहा, आवाज आ गई। आ गई? नहीं, चली गई। भाई ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा। आवाज इतना अगर डिस्टर्ब होगा मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा। मैं बहुत साफ बता रहा हूँ, मुझे लीव करना पड़ेगा। इतना अगर डिस्टर्ब होगा, आप क्यों नहीं सबको म्यूट कर सकते हैं? अलग से क्यों नहीं फोन पे बात कर सकते हैं?
चलो इंतजार। चलिए एक बार और कोशिश करता हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि धर्म जो है, सारे धर्म, उनमें दो धाराएं हमेशा होती हैं। एक धारा जो होती है वो समन्वयवादी धारा होती है, जो अपने समय में उपस्थित दूसरे धर्मों, दूसरे विचारों के साथ मिलजुल कर जो श्रेष्ठ है उसका वर्ण करती है। दूसरी धारा जो होती है वो धर्म के राजनैतिक इस्तेमाल की धारा होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हिंदुइज्म हो जिसको हिंदुत्व कहा जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल इस्लाम हो जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। उसका काम यह होता है कि सत्ता पर कब्जा करने के लिए धर्म का उपयोग कैसे किया जाए। इसीलिए जो पहली विचारधारा होती है, जो धर्म की उदात्त विचारधारा होती है, जो गांधी की धर्म की विचारधारा की परिभाषा थी, वो क्या करती है? वो बाकी सारे धर्मों के साथ मिलजुल कर एक सर्वधर्म संभाव की बात करती है। लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, जो हिंदुत्व है या पॉलिटिकल इस्लाम है, वो क्या करता है? वो ये चाहता है कि बाकी धर्मों को, बाकी लोगों को शत्रु बनाया जाए, ताकि उस एक शत्रु के खिलाफ अपने धर्म के लोगों को इकट्ठा किया जाए और उस धर्म में जो वर्चस्वशाली वर्ग है, जो मजबूत ताकतवर लोग हैं, वो लोग सत्ता पर धर्म के सहारे कब्जा कर सके। ये अंतर है हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म और हिंदुत्व का। हिंदुत्व की पूरी राजनीति हिंसा पर आधारित है और ये राजनीति कहां से आई है? ये राजनीति आई है पश्चिम में, जर्मनी और उसके आसपास जो नस्ली राष्ट्रवाद विकसित हुआ था। मैं हमेशा कहता हूं कि ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये नस्ली राष्ट्रवादी है, नस्ल आधारित राष्ट्र की बात करते हैं। इसीलिए अगर गोलवरकर की जो किताब है वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, जिसको आरएसएस बहुत दिनों तक कहता रहा और अभी भी कहते हैं कि वो गोलवरकर ने लिखी ही नहीं थी, लेकिन जो लोग आरएसएस में रहे होंगे या आरएसएस को जानते होंगे वो जानते हैं कि गीता की तरह पढ़वाई जाती है वो किताब आरएसएस के मेंबर्स को। वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, हम या हमारी परिभाषित राष्ट्रीयता, हिंदी में मैंने उसका अनुवाद भी किया है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको मजा ये आएगा कि ये जो हिंदुस्तानी भारतीय भारतीय की बात करते हैं, पूरी किताब में एक भारतीय विद्वान का उद्धरण आपको नहीं मिलता है। सारे उद्धरण आपको कहां से मिलते हैं? जर्मनी से मिलते हैं या इटली से मिलते हैं, जहां हिटलर और मुसोलिनी जो थे वो नस्ली राष्ट्रवाद पर काम कर रहे थे। इसीलिए नस्ली राष्ट्रवाद क्या करता है? नस्ली राष्ट्रवाद अपने जैसे लोगों के अलावा जो बाकी हैं उनको दुश्मन बनाता है, उनको कमतर बनाता है, उनको सेकंड दूसरी श्रेणी के सिटीजन का दर्जा देता है। इसीलिए आप देखते हैं कि सावरकर का जो नेशन का पूरा सिद्धांत है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें मुसलमान जो हैं, उसमें ईसाई जो हैं, इनको दूसरे दर्जे की नागरिक बताया गया। और असल में इतना ही नहीं होता है। जब आप मनुस्मृति को जोड़ के उसके साथ देखना शुरू करते हैं तो आपके समझ में यह आता है कि सिर्फ इतना ही नहीं होता है। ये अदरिंग का जो प्रोसेस है, अदर बनाने का प्रोसेस है, इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। ये प्रोसेस पहले तो दूसरे धर्म के लोगों तक जाता है, फिर अपने धर्म के अंदर ही जो शोषित वंचित वर्ग है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पिछड़े हो या आदिवासी हो, उनकी अदरिंग करता है। यानी जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, हाँ बिल्कुल। माधुरी जी और कोई मधु मोहन जी हैं, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं दोनों लोग। आदरणीय अशोक जी, कृपया कंटिन्यू करें। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिल रही है कि कृपया मैं कैसे कंटिन्यू करूं जब हर 5 मिनट के बाद इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। अभी मुझे अचानक म्यूट कर दिया गया, कभी किसी की आवाज आ जा रही है। मतलब आप सब लोग चूंकि राजनीति में है, जानते हैं कि भाषण देते होंगे कि अगर हर 15 मिनट के बाद किसी को रोक दिया जाए तो कोई क्या बोलेगा। आप सोच के देखिए कि जिस समय धर्म पर मैं इतनी गंभीरता से बात कर रहा हूं, अचानक आप मुझे म्यूट कर देते हैं। क्षमा प्रार्थी हूँ सर, अब चूक नहीं होगी।
आप, मुझे लगता है कि 5 मिनट ले लीजिए, मैं कह रहा हूं, मैंने भी चाय ले ली है, 5 मिनट ले लीजिए, अपनी सारी सिस्टम अच्छे से सेट कर लीजिए और फिर आप मुझे बोलिए, मैं फिर से बोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट लेके सब सेट कर लीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सेट कर लीजिए। मृणाल सर, आप अपनी तरफ से सबको म्यूट कर दीजिए बिना। मेरा साथियों से निवेदन है, कृपया आप भी बीच में डिस्टर्ब न करें। संचालनकर्ता युवा कांग्रेस के साथी हैं, वही अपनी ओर से कंट्रोल कर लेंगे और प्लीज व्यवधान पैदा करना करें इसे। अभी मृणाल जी, इसमें ये बड़ा गंभीर विषय है। अगर इतना अनुशासन ये लोग नहीं रख सकते, अगर ये सामान्य सा अनुशासन का पालन जब नहीं किया जा सकता, तो उस व्यक्ति को इस समूह में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो हमारे लिए सबसे पहले, अगर वो लोगों को शिक्षित करना चाहता है और अगर उसमें स्वयं आत्मशिक्षित नहीं है, तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं उस व्यक्ति को इस कार्यक्रम के बाद में इस सूची से हटा दीजिए। वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हमको नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अगर इतना गंभीरता नहीं रखता, अगर इससे महत्वपूर्ण सेशन कौन सा और हमारे लिए हुआ है। सचिन राव जी के सेशंस होते हैं, आज पांडे साहब का सेशन है। हम लोगों, जब किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है तो उसकी उसका एक रिदम होती है, उस रिदम को बार बार छेड़ना, बीच बीच में बकवास टाइप की बातें हो रही हैं। ये गंभीर विषय, इसको बिल्कुल सभी सुन लें। अगर किसी का भी अब नाम आता है, उसको 100% उसका नाम सूची से हटा दीजिए। ये विनम्रता भी है और दृढ़ता के साथ ये मेरा आग्रह भी है और आदेश भी। जब आप कहेंगे मैं शुरू कर दूंगा। जी, कृपया प्रारंभ करें सर। मैं कुछ चीजों को दोहराना पड़ेगा क्योंकि वो रिदम वाली बात कह रहे थे मैं जी, हाँ रिदम टूटता है तो दिक्कत तो होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो कुछ चीजों को दोहराता हूँ। लेकिन हाँ, मेरी तो विनम्र प्रार्थना ही है आप लोगों से कि अगर ना रुचिकर लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो बहुत फायदा है, हम लोग भी करते हैं ये काम कई जगहों पे। आप अपना म्यूट कीजिए और वीडियो ऑफ कीजिए और अपने मनपसंद काम कीजिए, लेकिन जो लोग सुनना चाहते हैं उनको सुनने दीजिए प्लीज, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। खैर, मैं डिस्कस कर रहा था कि हर धर्म में 2 धाराएं होती हैं। एक धारा होती है जो सबको साथ लेकर चलती है और दूसरी धारा हमेशा हर धर्म में होती है जो धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करती है, जिसके लिए धर्म एक ऐसी चीज होती है जिस पर सारे लोगों को इकट्ठा किया जा सके और सत्ता पर कब्जा किया जा सके। यह फर्क है गांधी के हिंदुइज्म का, गांधी के हिंदू धर्म का और जो उनका प्रतिपक्ष जो है, चाहे वो आरएसएस हो चाहे वो हिंदू महासभा हो, इनके जो धर्म की, उनका जो हिंदुत्व है, इन दोनों के बीच में ये फर्क है। इसीलिए याद रखिए कि हिंदुत्व की जो आलोचना है वो हिंदू धर्म की आलोचना नहीं है। अपनी भाषा में बहुत, जब भी आप कहीं लिखिए बोलिए, मैं सभी लोगों से यह अपील करता हूं कि इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कीजिए कि आप हिंदू धर्म और हिंदुत्व को फर्क कर रहे हैं और हिंदुत्व दरअसल हिंदू धर्म को कलंकित करने वाली विचारधारा है। क्योंकि हिंदू धर्म में आप जहां भी देखेंगे, मैंने इसीलिए, आप अगर जिन लोगों ने मेरी किताब पलटी होगी, मैंने शास्त्रों से, उपनिषदों से, वेदों से तमाम सारे श्लोक उद्धृत किए हैं और यह बताने की कोशिश की है कि हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में, क्योंकि मैं हिंदू धर्म गांधी पर बात कर रहा था इसलिए हिंदू धर्म पर ही बात करनी थी, एक शिक्षा हमेशा नैतिक शिक्षा होती है जो दया की बात करती है, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, जो अहिंसा की बात करती है, जो मनुष्य के कल्याण की बात करती है, जिसके लिए मैंने प्रसिद्ध श्लोक वो दोहराया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। गांधी इस धर्म की, इस धारा के प्रतिनिधि थे। इसीलिए गांधी के धार्मिक आचरण में आप क्या देखते हैं? गांधी रोज प्रार्थना सभा करते थे, गांधी सुबह 3 बजे उठते थे और प्रार्थना करते थे, लेकिन गांधी आपको मंदिरों वगैरह में बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देंगे। गांधी आपको धर्म के जो दिखावे हैं वो गांधी के यहां आपको नहीं दिखाई देंगे। किसी ने तिलक लगा दिया तो कभी गांधी ने मना नहीं किया, लेकिन गांधी खुद कभी तिलक या त्रिपुंड धारण करके सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं आते थे। इसीलिए गांधी को जो रास्ता सूझा, जो रास्ता उन्होंने अपनाया,
जो गांधी के सिद्धांत की तीसरी चीज में बात कर रहा था अस्पृश्यता के बाद, वो था सर्वधर्म समभाव। ये तो हो गया नैतिक मामला। आप पॉलिटिकल मामले की तरह इसको देखेंगे तो और समझ में आएगा। गांधी सर्वधर्म समभाव को जब परिभाषित करते हैं तो लंबी लंबी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं एक पंक्ति में आपको बताता हूं कि गांधी क्या कहना चाहते हैं। गांधी कहना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी है। गांधी कहते हैं कि किसी भी देश की महानता इस बात से साबित होती है कि वो अपने अल्पसंख्यकों की तरह के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। अब देखिए, जब मैंने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बोला तो तुरंत आपके दिमाग में आया होगा मुसलमान मतलब अल्पसंख्यक और हिंदू मतलब बहुसंख्यक। लेकिन जरा 1930-32 में चले जाइए, 1947 के पहले किसी भी साल में चले जाइए, उस समय जो हमारा भारत था उसमें ये नहीं था। उस भारत में कुछ इलाके ऐसे थे जहां हिंदू बहुसंख्यक थे और कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे, जो पाकिस्तान में गए। गांधी दोनों की बात कर रहे थे। इसीलिए आप देखिए, जब नोआखली में दंगे होते हैं तो सारा काम छोड़कर गांधी 3 महीने के लिए नोआखली चले जाते हैं। वहां एक गांव में रहते हैं। नोआखली पे मैं जरूर थोड़ा समय दूंगा यहां पर, जिससे गांधी की राजनीति को समझने में हमें आसानी होगी। नोआखली में दंगे किसने कराए थे? मुस्लिम लीग ने कराए थे। नोआखली जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है, वहां बहुसंख्यक कौन थे? मुसलमान बहुसंख्यक थे। अल्पसंख्यक कौन थे? हिंदू अल्पसंख्यक थे। जिस गांधी के ऊपर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाया जाता है, उसने अगर सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए सबसे ज्यादा कहीं प्रयास किए तो नोआखली में किए। आप जब नोआखली का किस्सा सुनेंगे, आप लोगों में से जो लोग अंग्रेजी पढ़ने में सहज हैं, मैं एक किताब का नाम बताना चाहूंगा आप लोगों को। प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस नाम है लेखक का, और वो किताब है माय डेज विद गांधी। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी बड़ी आसानी से, मतलब बिना खरीदे भी आप पढ़ सकते हैं इसको। इसके पीडीएफ बड़ी आसानी से अब मिल जाते हैं। निर्मल कुमार बोस कौन थे? निर्मल कुमार बोस कलकत्ता यूनिवर्सिटी में तत्व शास्त्री थे, और जब उन्होंने सुना कि गांधी नोआखली आ रहे हैं, वो गांधीवादी नहीं थे, लेकिन गांधीवादी प्रविधि को समझने की में उनकी रुचि थी। तो जब उनको पता चला कि गांधी नोआखली आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत संपर्क किया गांधी से और ये अपनी इच्छा जताई कि मैं आपके साथ नोआखली चलना चाहता हूं। गांधी को बांग्ला नहीं आती थी, तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे लिए बांग्ला दुभाषिया का काम कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा आप। वो गए। वो जब किस्सा आप नोआखली का पढ़ते हैं भाई, तो ये समझिए कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर रोंगटे खड़े होने जैसी कोई चीज होती है तो उन किस्सों को पढ़ते हुए होती है। गांधी वहां पहुंचते हैं और अपने साथ के सभी लोगों को बाहर भेज देते हैं। नारायणपुर नाम का एक गांव था, जिस गांव में जाकर उन्होंने अपनी कुटी स्थापित की एक घर में। कोई भी उनके साथ नहीं था, अकेले एक निर्मल कुमार बोस थे और एक उनके स्टेनोग्राफर थे। निर्मल कुमार बोस बताते हैं कि रोज सुबह गांधी निकलते थे, और अगर उस इलाके की ज्योग्राफी को आप देखेंगे तो वो छोटे छोटे गांव हैं जिनके बीच से जलधाराएं बहती हैं, और जो रास्ते हैं उन पर बांस की खपच्चियों के पुल बने हुए, शांक बोलते हैं शायद उनको, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद। शंख, हाँ शंख बोलते हैं उनको। उन शंख पर 80 साल के 78 साल के बुजुर्ग गांधी के लिए चलना आसान काम नहीं था, लेकिन शुरू में कुछ दिन तो वो जरूर 2 लोग कंधों पे हाथ रख के कैसे भी गए, उन्होंने खुद चलना सीखा। बेहद होस्टाइल माहौल था। उनके रास्तों पर कभी मल बिछा दिए गए, उनके रास्तों पर टूटे हुए कांच बिछा दिए गए। गांधी ने कहा, गांधी जूता पहन के नहीं, चप्पल पहन के नहीं चलेगा, मैं नंगे पांव चलूंगा। लोगों ने शर्म के मारे रास्ते साफ कर दिए। एक दिन शाम को प्रार्थना सभा में जब वो भाषण दे रहे थे, एक आदमी आया और उन्होंने उनका गला इतनी जोर से दबाया कि उनका चेहरा लाल हो गया। गांधी हाथ जोड़े रहे और मुस्कुराते रहे। यही नहीं, गांधी जिन गांव में गए जहां एक भी हिंदू परिवार था, 2 भी हिंदू परिवार था, उन्होंने कहा कि चाहे जान चली जाए, आप अपना घर मत छोड़िए, लौट के अपने घर आइए और यहाँ पर जो है यहाँ पर शांति समितियां बनाइए और शांति स्थापित करने की कोशिश कीजिए। मैं जब कश्मीरी पंडितों पर काम कर रहा था तो मुझे एकदम से लगा कि अगर गांधी होते उस समय, और तो कोई बड़ा लीडर वहां गया नहीं, लेकिन अगर गांधी होते तो शायद वो जाकर उस आतंकवाद के माहौल में भी कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े होते और कहते कि अपना घर किसी हाल में मत छोड़ो, चाहे जान देनी पड़े। और 3 महीने तक इस होस्टाइल कंडीशन में गांधी गांव गांव घूमते रहे, लोगों से बात करते रहे, शांति समितियां बनाते रहे, और अंततः जब वहां से लौटे तो वहां का माहौल काफी हद तक सुधर चुका था। बहुत सारे लोग अपने घर लौट चुके थे।
और जब वो वहां से लौटे और दिल्ली आए तो उनके दिमाग में क्या था कि वो पंजाब जाएंगे, पाकिस्तान के हिस्से वाले, जहां पर अल्पसंख्यकों पर जोर जबरदस्ती हो रही है, उनको मारा जा रहा है, और वहां शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वो दिल्ली आए, दिल्ली में उन्होंने देखा कि दिल्ली में जो अल्पसंख्यक है यानी कि मुसलमान, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो फिर वहां पर रुक गए, इस अत्याचार को रोकना होगा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा था कि गांधी का जो सर्वधर्म समभाव था वो इस सिद्धांत पर भी आधारित था कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की रक्षा करें। इसमें हिंदू मुसलमान की रक्षा करें या मुसलमान हिंदू की रक्षा करें शामिल नहीं था। इसमें शामिल यह था, अगर आप इसको देखें अहिंसा की दृष्टि से, इसको समझना चाहें, तो इसमें यह था कि जो ताकतवर है उसका फर्ज बनता है कि वो कमजोर की रक्षा करे। जो ताकतवर है उसका फर्ज बनता है कि वो कमजोर के अधिकारों का हनन ना होने दे। ये गांधी का सिद्धांत था, जिसको किसी भी धर्म पर, किसी भी धार्मिक परिस्थिति में, किसी भी जाति पर, किसी भी जातीय परिस्थिति में या किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में लागू किया जा सकता है। अब आप सोचिए, इस सिद्धांत का मैं उस समय जो कर रहा था, अचानक ब्रेक हो गया तो इतना सारा मुझे लगभग दोहराना ही पड़ा या जोड़ना पड़ा इसमें। अब आप सोचिए इसके पॉलिटिकल मानी क्या है, इसके राजनैतिक मानी क्या है। बंटवारा क्यों हुआ? बड़ी आसानी से हम कहते हैं कि गांधी बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। बंटवारा क्यों हुआ? आराम से सोचिए कि बंटवारा क्यों हुआ। सोचने के लिए अपना घर परिवार तक आप जाइए। किसी घर में बंटवारा क्यों होता है? मान लीजिए हम दो भाई हैं और हमारे पिता हैं, तो मेरे घर में बंटवारा कब होगा? बहुत सीधे शब्दों में कहें, जब दो भाइयों में नहीं पटेगी तो बंटवारा नहीं हो, बंटवारा होगा जब दो भाई मिलकर ऐसी स्थिति बना देंगे कि साथ में रहना ही मुश्किल हो जाए, रोज लाठी चले, रोज गाली गलौज हो, रोज घर में बर्तन फूटे, तो पिता भी शायद कह दे कि बेटा इससे अच्छा है तुम लोग अलग हो जाओ। तो बंटवारा रोकने का क्या तरीका हो सकता है? बंटवारा रोकने का तरीका यही हो सकता है कि दोनों भाइयों को आपस में बिठाया जाए, बात किया जाए, उनको याद दिलाया जाए कि तुम सगे भाई हो, तुम्हारा बचपन इतना प्यारा गुजरा है, तुम साथ में स्कूल गए हो, तुमने एक दूसरे के लिए इतना कुछ किया है, और ये जो छोटे मोटे विवाद हैं इनको भूलो, थोड़ा तुम झुको। बड़े वाले से कहा जाए कि तुम बड़े हो, तुम थोड़ा झुको, थोड़ा समझो, इस छोटे वाले भाई को थोड़ी छूट दो। छोटे से कहा जाए कि बड़े वाले का थोड़ा सम्मान करो, और ये सारा कुछ मिला के घर का बंटवारा रोका जा सकता है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात से सहमत होंगे। और कोई तरीका तो है नहीं बंटवारा रोकने का। अगर डंडे के जोर पर रोक भी दिया जाएगा तो 24 घंटे सबके बीच में लड़ाई चलती रहेगी और नरक बन जाएगा, घर नरक बन जाएगा। ऐसे घर हम सब ने देखे हैं मध्यवर्गीय परिवारों से जो आते हैं। तो देश के बंटवारे को रोकने के लिए क्या जरूरी था? यही जरूरी था ना कि इस देश की जो सबसे बड़ी दो कौमें हैं, यानी हिंदू और मुसलमान, वो मिलके रहें। बंटवारा क्यों हुआ? इसीलिए हुआ ना कि ऐसी स्थितियां बना दी गई कि हिंदू और मुसलमान का साथ में रहना मुश्किल हो गया। तो बंटवारे का जिम्मेदार कौन है? बंटवारे का जिम्मेदार तो वही हुआ ना जिसने ऐसी स्थितियां बना दी कि हिंदुओं और मुसलमानों का मिलकर रहना मुश्किल हो गया। ये कौन से लोग थे? ये थे एक तरफ मुस्लिम लीग के लोग, दूसरी तरफ हिंदू महासभा के लोग। आप सोच के देखिए, मुस्लिम लीग जिस पाकिस्तान की बात करता था या राष्ट्र के जिस कंसेप्ट की बात करता था, उस कंसेप्ट में, उस निजाम मुस्तफा में जो गैर मुस्लिम थे उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन होना था, दूसरे दर्जे का नागरिक होना था। क्यों मानेंगे हिंदू इस बात को? वो हिंदू क्यों ऐसे किसी निजाम मुस्तफा में रहना चाहेंगे जहां उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनना पड़े? इसको पलट दीजिए। सावरकर साहब का जो हिंदुत्व का राष्ट्र बनना था, उसमें मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनना था। मुसलमान क्यों मानेंगे दोयम दर्जे का नागरिक बनना? ये जो दोनों राष्ट्रों के सिद्धांत थे, आप इस बात को जानते हैं कि सावरकर ने 1932 में ही ये कह दिया था कि हिंदुस्तान कोई एक राष्ट्र नहीं है, इसमें दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र और एक मुस्लिम राष्ट्र है। यही बात जिन्ना भी कह रहे थे। तो वो लोग जो दो राष्ट्रों के सिद्धांत की बात लगातार कर रहे थे, जो अपने धर्म के अलावा बाकी सबको अदर बना रहे थे। अदरिंग के प्रोसेस पे मुझे 2-4 मिनट बोल लेने दीजिए। अदरिंग का प्रोसेस क्या होता है? जो मेरे जैसा नहीं है वो कमतर है, जो मेरी भाषा नहीं बोलता है, जिसका खान पान मेरे जैसा नहीं है, जिसका धार्मिक व्यवहार मेरे जैसा नहीं है, वो कमतर है। इस अदरिंग के प्रोसेस को आप अपने समाज में बहुत बहुत गहराई से आज देख पा रहे हैं कि एक संस्कृति को बना दिया गया है कि ये भारतीय संस्कृति है और इसके अलावा जो कुछ है सब जो है बदतर है, सबको ऐसा ही हो जाना चाहिए। और ये आज ही नहीं हुआ है, ये लंबे समय से हो रहा है।
इसीलिए दिल्ली में जब उत्तर पूर्व के बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको चिंकी कहा जाता है। इसीलिए दक्षिण भारतीयों के बारे में खराब टिप्पणियां की जाती हैं, इसीलिए कश्मीरियों के बारे में खराब टिप्पणियां की जाती हैं। जो हमारी तरह नहीं खाता है उसको गंदा मान लिया जाता है। ये अदरिंग का जो प्रोसेस होता है ये क्या करता है, लगातार आपको अलग करता है। अगर धर्म के लिहाज से देखें तो पहले ये दूसरे धर्मों को अदर बनाता है, फिर धर्म के भीतर जो लोग आपकी राजनीति और धर्म से सहमत नहीं होते हैं उनको अदर बनाता है। अगर मैं देशद्रोही शब्द कह दूं तो शायद मेरी बात आपके समझ में आ जाएगा कि हमारे विचारों से जो सहमत नहीं है सब देशद्रोही हैं। चाहे वो शशि थरूर जैसा हिंदू हो, चाहे वो कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई कम्युनिस्ट हो, चाहे कोई कांग्रेसी हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमसे सहमत नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, इसलिए वो अदर है, और अदर है तो देशद्रोही है, क्योंकि देश वही है जो हम मानते हैं। इसका ठीक उल्टा प्रोसेस होता है जो गांधीवादी प्रोसेस होता है कि जो हमारे जैसा नहीं है उसको भी अपने साथ लेकर चलना। जो आजादी के बाद जो हमारा नारा था, आप सबको याद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जिसमें हम छूट देते हैं कि ठीक है रोजेदारी चल रही है, इस समय रमजान चल रहा है, हम रोजे पे हैं, लेकिन आप नहीं मानते हैं तो आप खाने के लिए आजाद हैं। नवरात्रि का वक्त है, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन आप अगर खाना चाहते हैं तो आप आजाद हैं। आप अपनी धार्मिक चीजों को मानिए, हम अपनी धार्मिक चीजों को माने, और सार्वजनिक क्षेत्र में हम साथ रहें। आप सोच कर बताइए कि क्या इस विचार के बिना इस देश में हिंदुओं और मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या एक रह सकती थी? क्या भारत का विभाजन रोकने का सिर्फ एक तरीका यही नहीं था कि अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो नीति है, उसके जवाब में सर्वधर्म समभाव की नीति लेकर आया जाए और सबको साथ रखा जाए? और क्या महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आप नाम गिनते जाइए, क्या ये सारे लोग ऐसी ही नीतियां प्रस्तावित नहीं कर रहे थे? अगर आप सुभाष चंद्र बोस को पढ़ने जाइएगा तो क्या सुभाष चंद्र बोस सांप्रदायिकता के मामले पर एकदम तीखे नहीं थे? क्या वो जब अपनी आजाद हिंद फौज बना रहे थे तो उसमें सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया था? आज आरएसएस के लोग कहते हैं कि गांधी ने विभाजन करा दिया। आइए उस इतिहास को भी देख लेते हैं कि कैसे विभाजन हुआ। आप सब जानते हैं कि जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार बननी थी, देश में संयुक्त सरकार बननी थी, तो उस समय गांधी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि नहीं, दोनों की संयुक्त सरकार ना बने, कोई एक सरकार बनाए और वो सबके प्रति न्याय करे। गांधी की नहीं सुनी गई। पटेल को लगता था, नेहरू को लगता था कि अगर संयुक्त सरकार ये बनती है, यहां कांग्रेस बहुमत में है, तो इस बहुमत के सहारे हम अपनी बातें लागू करा लेंगे और शायद हम विभाजन को रोकने में सफल हो जाएं। वो सरकार बनी। सरकार बनने के बाद पटेल को लगा कि वो अगर गृह मंत्री बन जाएंगे तो देश को कंट्रोल कर पाएंगे। वो गृह मंत्री बन गए। लियाकत अली खान साहब जो मुस्लिम लीग के थे, उनको आर्थिक मामलों का मंत्री बना दिया गया, वित्त मंत्री बना दिया गया। आप जब उस सरकार के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि सरकार के भीतर सरकार बन गई। जो मुस्लिम लीग का पूरा ग्रुप था वो लगातार सरकार के अंदर ही नेहरू और पटेल का विरोध कर रहा था। वित्त मंत्री के चलते उनके पास रुपए पैसे की ताकत थी। होता यह था कि अगर पटेल को एक प्यून की भी जरूरत है, चपरासी की भी जरूरत है, तो उसके लिए पैसा पास नहीं किया जाता था। उसमें रहते हुए और लगातार देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति थी। एक तरफ जो है मुस्लिम लीग लगातार जो लिबरल मुस्लिम नेता थे उनकी हत्या कर रही थी। रफी अहमद किदवई का आपने नाम सुना होगा, उनके बड़े भाई थे शफी अहमद किदवई, उनकी मुस्लिम लीग के गुंडों ने हत्या की थी। कलकत्ता में जिस तरह का माहौल था आप जानते हैं, देश भर में दंगों का माहौल था। और उन दंगों में कौन लोग शामिल थे? मुस्लिम लीग के लोग शामिल थे और आरएसएस के लोग शामिल थे। पूरे देश में गृहयुद्ध का एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया कि हमारे जो नेता थे पटेल और नेहरू, उनको ऐसा लगने लगा कि साथ तो हम कभी रह ही नहीं पाएंगे। अगर हम साथ रहे तो देश गृहयुद्ध में जाने कहां जाएगा। पटेल एक जगह लिखते हैं कि अगर किसी तरह से देश का विभाजन रोक भी लिया गया तो जिस तरह का गृहयुद्ध चल रहा है वो कहां जाएगा हम नहीं जानते हैं। हो सकता है हम जीत जाएं, लेकिन जो तबाही होगी उससे उबरने में हमें सैकड़ों बरस लग जाएंगे। तो चूंकि हिंदू और मुस्लिम के बीच का वो विभाजन नहीं रोका जा सका, चूंकि आरएसएस और मुस्लिम लीग की कार्रवाइयों को नहीं रोका जा सका, इसलिए देश का विभाजन हुआ। इसलिए देश के विभाजन के लिए गांधी नहीं जिम्मेदार थे। देश के विभाजन के लिए वो लोग जिम्मेदार थे जो 1930 और 32 में ही ये कहना शुरू कर चुके थे कि इस देश में दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र है और एक मुस्लिम राष्ट्र है।
तो मैंने दूसरे गांधी मैं कोशिश करूंगा कि गांधी के ऊपर और जो आरोप लगाए जाते हैं 2-3 आरोपों की बात कर लूं, फिर अपनी बात समेटूं और फिर आप लोग अगर कुछ सवाल पूछना चाहें तो उन सवालों के जवाब के माध्यम से मैं अपनी बात करूं। आप सबने सुना होगा कि गांधी को 55 करोड़ रुपए जो है गांधी ने पाकिस्तान को दे दिए और इसलिए गोडसे साहब को बड़ा गुस्सा आया और गोडसे साहब इतने बड़े आदमी थे कि वो गए और गांधी की हत्या कराए। पहला सवाल तो यही पूछा जाना चाहिए कि गोडसे को तब क्यों नहीं किसी अंग्रेज पर गुस्सा आया जब वो इस देश के ऊपर शासन कर रहे थे और इतने भयानक अत्याचार कर रहे थे। तब उनके अंदर की वो देशभक्ति क्यों नहीं जगी कि जाकर, जैसे भगत सिंह के अंदर की देशभक्ति थी कि उन्होंने सैंडर्स की हत्या की, क्यों नहीं किसी अंग्रेज अधिकारी की, किसी ऐसे अंग्रेज की हत्या कर दी जो अंग्रेज जो है भारतीयों पर अत्याचार कर रहा था। दूसरा सवाल 55 करोड़ का सवाल क्या था, फिर मैं आपको फिर आपके घर परिवार के बंटवारे की तरफ ले जाऊंगा। जब घर का बंटवारा होता है तो क्या होता है? आंगन बंटता है, बर्तन बंटते हैं, कैश बंटता है, जमीन बंटती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी जो बंटवारा हुआ था उसके बाद यह तय हुआ था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो थोड़े समय तक दोनों देशों के, जब तक पाकिस्तान का अपना रिजर्व बैंक नहीं बन जाता है, दोनों देशों के रिजर्व बैंक की भूमिका निभाएगा। और ऐसे में रिजर्व बैंक के पास उस समय जितना कैश पड़ा हुआ था उस कैश को भारत और पाकिस्तान में बांटा गया, जिसमें 70 करोड़ रुपए जो है वो पाकिस्तान को मिलने थे और बाकी मेरे ख्याल से 150 करोड़ के आसपास था वो हिंदुस्तान के पास रह जाना था। उस 70 करोड़ की जो पहली किश्त थी वो 1947 में ही दे दी गई। अच्छा, जब ये समझौता हुआ तो इसमें कोई शर्त नहीं रखी गई, सिग्नेचर हो गए, समझौता हो गया। समझौते के बाद सरदार पटेल को याद आया कि नहीं, इसमें शर्त होनी चाहिए थी। उन्होंने एक पत्र लिखा, एक नोट दिया कि ये तभी, अगर ये युद्ध की अगर स्थितियां होती हैं तो ये पैसे देने के लिए भारत बाध्य नहीं। लेकिन आप लोग राजनीतिक लोग हैं, आप लोग जानते हैं समझौता वही माना जाता है जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर। पाकिस्तान ने सरदार पटेल का जो नोट था उसका कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं रह गई। लीगल वैल्यू उस कागज की थी जिस कागज पर ये सिग्नेचर हुए थे कि 70 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे और 150 करोड़ या जो भी राशि थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो हिंदुस्तान के पास रह जाए। और ये इन पैसों का भुगतान जो है किश्तों के हिसाब से करना था। अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उनको मैंने कोट किया, उन्होंने भारत सरकार को ये सजेस्ट भी किया था कि ये बड़ी रकम है, 3-3 करोड़ की किश्तों में ये दे दिया जाए, लेकिन ये लोग माने नहीं। अब पाकिस्तान ने वो पैसा वापस मांगा। गांधी अनशन पर जब बैठ चुके थे, गांधी को उस समय ये पता नहीं था कि ये सारा कुछ चल रहा है। गांधी ने अनशन की जो शर्तें रखी हैं वो केवल हिंदू मुस्लिम के बीच में सद्भाव स्थापित कराने की, शांति स्थापना करने की बात थी। उसमें 55 करोड़ 56 करोड़ का कहीं कोई जिक्र नहीं था। हुआ क्या कि जब पाकिस्तान ने पैसे मांगे, मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें गांधी नहीं शामिल थे और मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया कि ये पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। संयोग या दुर्योग कह लीजिए कि गांधी उसी दिन शाम को, जिस दिन अनशन की घोषणा की उन्होंने, उसी दिन शाम को माउंटबेटन से मिलने गए। माउंटबेटन ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे फैसले लिए गए हैं और ये फैसला बेहद गलत है। एक देश जो नया नया आजाद हुआ है वो अगर अपने जो समझौता किया, अगर पहले ही समझौते से मुकर जाएगा तो ये बहुत डिसरेस्पेक्टफुल होगा, इसमें बहुत अपमानजनक होगा और विश्व समाज में हमारी छवि बहुत खराब बनेगी। शाम को जब पटेल मिलने आए और बाकी लोग मिलने आए तो गांधी ने ये बात बताई कि माउंटबेटन ने ऐसा ऐसा कहा। उसके बाद फिर से मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई और मंत्रिमंडल की मीटिंग में सारे विरोध के बावजूद लोगों के समझ में आया कि अगर पहला ही समझौता हम तोड़ देंगे तो इसकी छवि जो होगी पूरी दुनिया में बहुत खराब बनेगी और ये पैसा देने का फैसला किया गया। लेकिन मैं यहां जोड़ दूं कि इस फैसले के बावजूद गांधी ने अपना अनशन खत्म नहीं किया। गांधी के अनशन का 55 करोड़ से कोई लेना देना नहीं था। गांधी का अनशन तब खत्म होता है जब सभी धर्म के प्रतिनिधि उनको ये लिख कर देते हैं कि अब दिल्ली में किसी तरह की हिंसा नहीं होने दी जाएगी। अब आप सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए अपने भाई से आपका बंटवारा हो और उस समय तय हो कि पिताजी के जो बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं उसमें से 50,000 आपके हैं और 50,000 मेरे हैं, और जब भाई मांगे आप देने से इनकार कर दीजिए, चाहे वो कैसा भी हो, तो ये नैतिक है या अनैतिक? अगर ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में गया होता तो एक आजाद देश की जो पहली ही बेइज्जती हुई होती इंटरनेशनल कोर्ट में, वो विश्व में हमारी छवि कैसी बनाती? और इसके लिए गांधी कहां से जिम्मेदार थे? पैसों के जिस बंटवारे पर पटेल के और नेहरू के हस्ताक्षर थे उसके लिए गांधी कहां से जिम्मेदार हो गए? गांधी सिर्फ इसलिए जिम्मेदार हो गए कि उन्होंने समझाया
कि इंटरनेशनल कोर्ट में यह मामला बिल्कुल नहीं टिकेगा और हमारा बहुत अपमान होगा। दूसरी बात यह कि गांधी अनशन पे बैठते हैं 12 जनवरी को, 18 जनवरी को गांधी अनशन पे बैठते हैं। डेट्स मुझे भूल जाती हैं, मैं इतिहास का उस तरह से विद्यार्थी रहा नहीं, वो सब किताब में दिया हुआ है। तीसरे दिन 55 करोड़ की बात आती है और गोडसे साहब इतने ज्यादा समर्थ हैं कि इन 3 दिनों में वो सारा फैसला कर लेते हैं गांधी को मारने का और उसको इंप्लीमेंट भी कर देते हैं। ये निहायत झूठ बात है। अगर आप कपूर कमीशन की रिपोर्ट कभी पढ़ेंगे, जिसको मैंने कोट किया है, तो कपूर कमीशन बना क्यों था उसकी कहानी सुन लेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तिलक का नाम हम सब लोग जानते हैं। तिलक के परिवार में जो उनके बेटे थे वो तो बड़े क्रांतिकारी निकले, कांग्रेस के साथ रहे, उनके पोते कांग्रेस के एमपी भी रहे हैं। लेकिन उनके जो नाती थे, मतलब बेटी के जो परिवार था, वो कट्टर हिंदूवादियों के साथ था। उसमें केलकर साहब थे। गांधी हत्या के बाद केलकर साहब ने एक बयान, गांधी हत्या के बाद जब गोपाल गोडसे छूटकर आया तो हिंदू महासभा ने उसके सम्मान के लिए कार्यक्रम किया जिसमें आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग गए। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो तिलक के नाती केलकर साहब कर रहे थे और केलकर साहब ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने 1 महीने पहले ही एक कार्यक्रम में ये बात कही थी कि मैं गांधी को 100 वर्ष नहीं जीने दूंगा, और उसके साथ जो है मैंने वो बात कांग्रेस के एक स्थानीय नेता को बता दी थी। अब उसके बाद हंगामा संसद में यह मचा कि क्या वाकई पहले से लोगों को पता था कि नाथूराम गोडसे मारने वाला है, यानी वो तुरंत के गुस्से की जगह लंबा षड्यंत्र था। और जब आप कपूर कमीशन की रिपोर्ट, 700 पेज की रिपोर्ट है, मैंने अपने किताब में एक चैप्टर में उसको समेटने की कोशिश की है और अलग अलग जगहों पे उसके ढेर सारे रेफरेंसेस दिए हैं। जब आप कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो कपूर कमीशन कहता है कि सावरकर और उनके समूह के अलावा गांधी हत्या के लिए कोई और जिम्मेदार हो ही नहीं सकता है। थोड़ी सी इस पर बात कर लें, अगर थोड़ी भटक भी रही हो तो मेरे ख्याल से रुचिकर बातें हैं, जानना चाहिए। सावरकर गांधी हत्या में क्यों बरी हुए थे? आप में से जो लीगल प्रोफेशन में लोग हैं या जिनके कानूनी कामकाज पढ़ते रहेंगे शायद इस भाषा को समझें। कोर्ट ने यह कहा कि सावरकर को अपराधी साबित करने के लिए कार्बोरेटिव गवाह नहीं थे, यानी जो उस केस में दिगंबर भड़गे सरकारी गवाह बन गया था, उसने जो बयान दिया था उसके पक्ष में, उसने जो बयान दिया था उसके पक्ष में और गवाहियां नहीं थी और सबूत नहीं थे। यानी अगर और सबूत रहे होते तो सावरकर नहीं बचते। इसके आगे की जब आप कहानी सुनेंगे तो सर घूम जाएगा आपका। गांधी हत्या के बाद जब सावरकर के अंगरक्षक और सचिव को इंटरोगेट किया था बॉम्बे पुलिस ने, तो बॉम्बे पुलिस के सामने उन्होंने गवाहियां दी थी कि गोडसे और आप्टे जब जब गांधी हत्या के लिए निकले, यानी 2 बार, दोनों बार वो सावरकर से मिलकर निकले थे। यही सेम गवाही दिगंबर भड़गे ने दी थी। और एक बंबई की अभिनेत्री थी बिंबा, जो ट्रेन में मिल गई थी सावरकर इनको, गोडसे और आप्टे को, और आप्टे की दोस्ती हो गई थी, फिर जिन्होंने सावरकर के घर तक उनको छोड़ा था अपनी कार से, यही गवाही उन्होंने दी थी। आप सोचिए अगर ये कार्बोरेटिव गवाहियां जो हैं कोर्ट में पेश कर दी गई होती तो सावरकर कतई नहीं बचते। एक किस्सा और जोड़ दूं तो आपको और ये चीज समझ में आ जाएगी। जब केस चल रहा था गांधी हत्या का, तो मोरारजी देसाई जो उस जमाने में बॉम्बे प्रांत के गृह मंत्री हुआ करते थे, उनका बयान चल रहा था। सावरकर के वकील ने उनसे पूछा कि गांधी हत्या के तुरंत बाद आपने सावरकर की तलाशी लेना या सावरकर के घर के आसपास जो है निगरानी क्यों बढ़ा दी थी? क्या इसके लिए कोई स्रोत था आपके पास, कोई आधार था आपके पास? मोरारजी देसाई ने सावरकर की तरफ देखा और कहा कि अगर सावरकर चाहें तो मैं वो बता सकता हूं। सावरकर ने अपने वकील को इशारा किया, वकील ने तुरंत वो क्वेश्चन वापस ले लिया और कोर्ट की कार्रवाइयों से वो बात निकाल दी गई। लेकिन उस जमाने में आज के जमाने की तरह गोदी मीडिया तो थी नहीं। उस जमाने में तो पत्रकार बड़े तेज तर्रार हुआ करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पत्रकार था और अगले दिन उसने ये सारा बयान जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में छाप दिया। बाद में जब अपनी जीवनी लिखी मोरारजी देसाई ने, और ये वही मोरारजी देसाई हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति में क्या क्या किया और कैसे, ठीक है वो अलग से कभी बात होगी। तो मोरारजी देसाई ने जब अपनी जीवनी लिखी तो उन्होंने इस घटना का जिक्र तो किया, लेकिन कहा कि मैं भूल गया हूं कि वकील ने सवाल क्या पूछा था।
अब आप सोचिए कि बंबई प्रांत का गृह मंत्री ये बात तो निश्चित तौर पर जानता होगा कि कार्बोरेटिव गवाहियां पहले से मौजूद हैं, उनके सचिव और उनके अंगरक्षक का बयान पहले से मौजूद है, और उन्हीं बयानों के आधार पर यह हुआ था कि जब गांधी हत्या हुई तो तुरंत सावरकर के घर की तलाशी भी हुई और उनकी निगरानी भी बढ़ा दी गई। क्या वो कोर्ट में ये बताना नहीं चाहते थे कि कार्बोरेटिव गवाहियां हमारे पास पहले से मौजूद थी? और क्या उन्होंने अगर बता दिया होता और वो कार्बोरेटिव गवाहियां पेश कर दी गई होती तो सावरकर बच पाते? तो कोर्ट में तो सावरकर बच गए, लेकिन जब कपूर आयोग ने ये सारी जांच की, बाकायदा उनके अंगरक्षक को, उनके सचिव को बुलाकर गवाही ली, बंबई पुलिस के पास जो वो गवाहियां थी उनकी कॉपी देखी, और वो सारा किस्सा जब पूरा खोला, आप जानते हैं कि जांच आयोग का क्षेत्र बड़ा होता है, तो उसने अपना निष्कर्ष दिया कि गांधी हत्या की जानकारी पहले से काफी लोगों को थी। गांधी हत्या का जो प्लान था वो लंबे समय से बनाया जा रहा था, और सावरकर और उनके ग्रुप के अलावा कोई और इस षड्यंत्र का जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कोर्ट में जितना कुछ नाथूराम ने बोला गांधी हत्या के कारणों को लेकर, वो सब कुछ सिर्फ खुद को जस्टिफाई करने के लिए बोला। गांधी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि गांधी सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे और सावरकर और उनके लोग एक खास तरह की कुंठा से भरे हुए थे कि मुस्लिम लीग तो अपना राज्य पाने में सफल हो गई, लेकिन इस देश के जो हिंदू और मुसलमान थे भारत में रहने वाले, उन्होंने किसी कट्टरपंथी हिंदू महासभा को नहीं बल्कि सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाले कांग्रेस को चुना। इतने कम वोट उनको मिले कि उनका कोई भी पक्ष, उनका कोई भी महत्व जो है वो आजाद भारत में स्थापित नहीं हो पाया। हमारे पुरखों ने कांग्रेस को चुना और एक ऐसे विचार को चुना जो आजादी की लंबी लड़ाई में आइडिया ऑफ इंडिया की तरह, भारत की संकल्पना की तरह विकसित हुआ था। वो क्या था? वो आइडिया ऑफ इंडिया था एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सर्वधर्म समभाव पर आधारित देश, जिसमें जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं उन तक सत्ता की नजर जाए, उनको आगे लाने की कोशिश हो। वो जो कुंठा थी सावरकर की, वो जो गुस्सा था सावरकर का, एक तो वो कारण है। दूसरा कारण, जब आप, हालांकि इन लोगों के साथ है, इन लोगों के रिकॉर्ड्स होते नहीं है इसलिए कुछ एनालिसिस कर पाना बड़ा आसान काम नहीं होता है, लेकिन आप याद रखिए कि सावरकर ने 3 लोगों को मारने की जिम्मेदारी दी थी: जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और शहीद सुहरावर्दी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मान लीजिए ये हत्यारे अपनी साजिश में सफल हो गए होते, नेहरू, सुहरावर्दी और गांधी की हत्या हो गई होती, तो हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की हिंसा का तांडव शुरू होता, पता नहीं 1947 में ही हमारा भविष्य हमें कहां ले जाता। इसलिए इस षड्यंत्र के पीछे सावरकर क्या सोच रहे थे, सत्ता पलटने का उनका क्या खेल था, इसको समझ पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये देश की जो आजादी मिली थी, जिस तरह का संविधान हमारा बनने जा रहा था, उस पर अनैतिक तरीके से कब्जा करना चाहते थे, और यह पहला मौका नहीं था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, पूरी कांग्रेस और पूरा देश जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात कर रहा था, करो और मरो के नारे दे रहा था, तो सावरकर और जिन्ना, मुस्लिम लीग और हिंदू राष्ट्र, हिंदू महासभा, ये दोनों जो हैं अंग्रेज सरकार के साथ खड़े थे। जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये लोग बातें करते हैं, उन जिनकी सेना कांग्रेस के खिलाफ जिनकी सेना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली थी, उनके विरोध में अंग्रेजों की सेना में भर्तियां करवा रहे थे। और जहां कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की बात कर रही थी, ये दोनों पार्टियों ने यह प्रस्ताव दिया था कि अगर डोमिनियन स्टेटस बनता है, यानी कि अंग्रेजों की सरपरस्ती में अगर हिंदुस्तान रहता है और उसको लिमिटेड आजादी दी जाती है, तो मुस्लिम वाले हिस्से पे जिन्ना राज करने को तैयार थे और हिंदू वाले हिस्से पे सावरकर राज करने को तैयार थे। तो ये जो साजिश थी सिस्टम के साथ मिलकर किसी तरह पे सत्ता पे कब्जा करने की, जब 1942 के बाद, 1942 में जिस तरह से जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होती है, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ खड़ी होती है, उसने उनके इन सपनों को नेस्तनाबूद कर दिया।
और आजादी की लड़ाई के बाद जो आखिरी बात मैंने कही थी कि ये हमारे जो लीडर्स हैं उनके ऊपर ये गाली गलौज क्यों किया जाता है, मैं वहां पे बात अपनी खत्म करूंगा ले जाके 5 मिनट आपका और लेके। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए दो लोग अगल बगल हैं और ये खूबसूरती की कोई प्रतियोगिता चल रही हो कि कौन ज्यादा खूबसूरत है। मान लीजिए मृणाल जी और मुझ में ये प्रतियोगिता चल रही हो कि खूबसूरत कौन ज्यादा है, तो सब जानते हैं मृणाल जी ज्यादा खूबसूरत है। तो अगर मुझे उनको बदसूरत साबित करना है तो मैं क्या करूंगा? उनके चेहरे पे कालिक मल दूंगा, उनके बाल खराब कर दूंगा, उनकी मूछें खराब कर दूंगा, उनका चश्मा तोड़ दूंगा ताकि वो मुझसे ज्यादा बदसूरत लगने लगे। तो आजादी की पूरी लड़ाई में जो गद्दारियां की गई थी, सत्ता पे कब्जा करने के जो अनैतिक प्रयास किए गए थे, उसके चलते हमारे पुरखे जो 1947, 48, 50, 60 के जो हमारे पुरखे थे वो इनकी सच्चाई जानते थे। उनकी निगाहों में ये बेहद बदशक्ल लोग थे। और जो हमारे चमकते हुए नेता हैं, चाहे वो गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे सुभाष हो, चाहे पटेल हो, चाहे खान अब्दुल गफ्फार खान हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, इनके लिए पूरे देश में, पूरे उपमहाद्वीप में मैं कहूंगा कि एक सम्मान और प्रेम और स्नेह की लहर है, थी और है। तो ये इस तथ्य का मुकाबला कभी नहीं कर सकते थे, इन सवालों का जवाब ये कभी नहीं दे सकते थे कि आखिर आजादी की उस लड़ाई में आपने हिस्सा क्यों नहीं लिया, जहां हिंदू और मुस्लिम को कंधे से कंधा मिलाकर चलना था, एक 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 देश बनाए रखने के लिए, विभाजन को टालने के लिए, अखंड राष्ट्र बनाने के लिए। वहां आपने हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालकर, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति में सहयोग क्यों किया? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। इसलिए उन्होंने चारित्रिक हमले करने शुरू किए। अंग्रेजी में एक टर्म होता है बिलो द बेल्ट। तो सतह के नीचे रहते हुए इन्होंने दुष्प्रचार के जरिए इन्होंने हमारे इन सारे लीडर्स के ऊपर हमले करने शुरू किए गए। नेहरू के बारे में उल्टी सीधी बातें, गांधी के बारे में उल्टी सीधी बातें, गांधी को सुभाष से लड़वा दो, नेहरू को सुभाष से लड़वा दो, पटेल को नेहरू से लड़वा दो, ये सारा कुछ शुरू किया। और हमारी शायद चूक ये रही कि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, हमने इस बात की कोशिश नहीं की कि जनता के बीच सच एक बार स्थापित होने के बाद भी बार 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 कहा जाना बहुत जरूरी होता है, वरना गोएबल्स कहता है कि बार बार कहा हुआ झूठ जो है वो सच की तरह लगने लगता है। गांधी, पटेल और नेहरू का एक आखिरी किस्सा बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। गांधी की हत्या हो गई थी और गांधी की हत्या के बाद सारे लोग बेहद आक्रोश में थे। संसद में जयप्रकाश नारायण, लोहिया और सारे लोगों ने गुस्से में और लगभग रोते हुए सरदार पटेल के ऊपर सवाल उठाए। सरदार पटेल खुद बहुत दुखी थे। रात को उन्होंने अपनी बेटी और अपने सचिव से कहा कि मैं सरकार से इस्तीफा दे दूंगा, और उन्होंने एक पत्र लिखा नेहरू के लिए, और जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उनके सचिव ने कहा कि रुकिए, रात को रुकिए, सुबह आप जवाब दीजिएगा। अगले दिन सुबह जब पटेल उठते हैं, ये पत्र अभी भेजा नहीं गया, ये सुबह अभी भेजा जाना था, तो उनके हाथ में नेहरू का एक पत्र आता है। उस बेहद भावुक पत्र में नेहरू कहते हैं कि पिछले 30 सालों से हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर बापू के नेतृत्व में इस देश की आजादी के लिए काम किया है, और जब ये देश आजाद हो गया है और इसके नवनिर्माण की आवश्यकता है तो हत्यारों ने हमसे बापू को छीन लिया। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहें और हम मिलकर बापू के सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। पटेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पटेल तुरंत बैठकर एक नया पत्र लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं आपकी इस सहृदयता से भींग गया हूं, मुझे एग्जैक्ट शब्द नहीं याद है, और मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस देश के पुनर्निर्माण के लिए काम करूंगा। अक्सर माना जाता है कि गांधी बड़ी उम्र के थे और पटेल और नेहरू लगभग बराबर थे, लेकिन सच्चाई यह है कि गांधी से थोड़े ही छोटे थे, 6-7 साल छोटे हैं पटेल, और नेहरू इनसे काफी छोटे थे। इसलिए औपचारिक मीटिंग्स में भी पटेल अक्सर जवाहरलाल बुलाया करते थे या जवाहर बुलाया करते थे। उस दिन पहली बार संसद में पटेल ने नेहरू को माय लीडर कह के, मेरे नेता कहकर संबोधित किया। ये होते हैं संबंध, ये होता है प्रेम, और ये होता है एक लंबी लड़ाई में पैदा हुआ सहकार। मैं हमेशा कारपोरेट का एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कोई कारपोरेट कंपनी है और उसके 4 डायरेक्टर हैं और चारों डायरेक्टर इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि कंपनी को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक डायरेक्टर एक रास्ता बता रहा है, दूसरा डायरेक्टर दूसरा रास्ता बता रहा है,
बाकी दोनों अलग अलग रास्ते बता रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ है कि वो अपने कारपोरेट को, अपना जो बिजनेस है उसको टॉप पे ले जाना चाहते हैं। ऐसे में जो मतभेद होता है ना, वो सकारात्मक मतभेद होता है। हो सकता है कि चारों मिलजुल कर जो रास्ता निकालें वो कारपोरेट को आगे ले जाने के लिए सबसे सही रास्ता हो। इसी तरह चाहे वो नेहरू हो, सुभाष हो, जो नाम मैं लगातार ले रहा हूं, उन सबके सामने एक उद्देश्य बहुत स्पष्ट था कि सबसे पहले उपनिवेशवाद से मुक्ति पाना, अंग्रेजों से मुक्ति पाना, और उसके बाद जो भारतीय हैं उनके लिए एक ऐसा देश बनाना जिसमें सभी धर्म, सभी जाति और हर तरह के लोग रह सकें, शांति से रह सकें, और वो देश लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। उस देश में जो अंतिम पंक्ति के लोग हों, उन अंतिम पंक्ति के लोगों तक विकास पहुंचे, उन सबका उद्देश्य था। सरदार पटेल को शायद जो लगता था वो थोड़ा अलग लगता था। सरदार पटेल शायद इंडस्ट्रीज के ज्यादा पक्ष में थे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के ज्यादा पक्ष में थे, कुछ और चीजें थी। नेहरू को लगता था ये सोशलिस्ट तरीके से किया जा सकता है। गांधी को लगता था इन दोनों को मिला के किया जा सकता है। और सुभाष को लगता था कि नहीं, हिंसा के साथ राजनीति जीती जा सकती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंटरनेशनल कंडीशन हो गई है उसमें अंग्रेजों पर अगर हम हमला बाहर से करते हैं कुछ लोगों के साथ तो आजादी जल्दी मिल जाएगी। लेकिन उद्देश्य सबका वही था कि आजादी हासिल करना और आजादी के बाद बेहतर भारत बनाना। इसीलिए इनके बीच में आपस में कोई अपमानजनक बात आप कभी नहीं देखते। सुभाष बोस जब आईएनए बनाते हैं तो उसकी टुकड़ियों का जो नाम रखते हैं वो नेहरू के नाम पर रखते हैं, गांधी के नाम पर रखते हैं। ऐसे तमाम किस्से, मुझे लगता है काफी देर तक मैं बोल चुका हूं, ऐसे तमाम किस्से मैंने अपनी किताब में देने की कोशिश की है, और आप अलग से भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसे तमाम किस्से मिलेंगे जहां लगेगा कि ये लोग आपस में कितना सम्मान करते थे। आखिरी एक लाइन कहकर मैं अपनी बात कहता हूं कि मैं पूरे संघ और हिंदू महासभा परिवार को चुनौती देता हूं कि वो इन नेताओं में से किसी के लिखे में अपने लोगों के लिए कोई सम्मान जरा दिखा दे। मैं चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी उस समय गोलवरकर ने, सावरकर ने, गोडसे ने, किसी ने भगत सिंह के पक्ष में एक बयान जारी किया। मैं चुनौती देता हूं कि इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के जो सारे सैनिक गिरफ्तार हुए थे, जिनके ऊपर फांसी की सजा का खतरा था, जब वो हिंदुस्तान में लाए गए और जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिंद फौज डिफेंस कमेटी बनाई तो सावरकर, गोलवरकर, हेडगेवार, मुंजे, किसी ने भी सुभाष बाबू के, उन जो जांबाज सैनिक थे उनके, सुभाष बाबू के, उनके पक्ष में कोई बयान दिया हो। तो जिन्होंने तब मरते हुए, फांसी पर चढ़ते हुए, लड़ते हुए लोगों के पक्ष में कुछ नहीं कहा, जब वो आज उनकी ठेकेदारी करते हैं तो हम लोग तो लेखक हैं, लिखने की तरह से उनका मुकाबला करेंगे। आप लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। जरूरी होता है कि जब जनता में वो जहर फैला रहे हैं तो सीटों, चुनाव और बाकी सारी चीजों के आगे जाकर जनता के बीच में इन सवालों को, इन सिद्धांतों को फैलाने और प्रसारित करने की जिम्मेदारी जो है वो आप सबकी है। ये जिम्मेदारी और अपना आभार आप सबके प्रति छोड़ता हुआ मैं नमस्कार कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद। आभार तो हमें ही व्यक्त करना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि आप कहते जाएं, हम सुनते जाएं। पढ़ने लिखने वाले लोगों को भी जानकारियों का कितना अभाव हो सकता है, ये आपने आज हमें बताया, और कितने सहज उदाहरणों के साथ राष्ट्रीय मसलों पर आपने जो बात कही, अद्भुत है, अकल्पनीय है। हम आपको अपने बीच बार बार लेते रहेंगे। मुझे तो इस बात का दुख है कि पहली बार आपको आमंत्रित किया और जूम मीटिंग के छोटे समूह में आमंत्रित किया। प्रत्यक्ष तौर पर मैं एक सेकंड के लिए रोकूंगा। मध्य प्रदेश से उस तरह का नहीं जैसा हमारे प्रधानमंत्री महोदय का होता है। मध्य प्रदेश से मेरा बड़ा प्यारा रिश्ता है। ग्वालियर शहर में मैं 15 साल रहा हूँ और वहाँ खूब सक्रियता रही है, खूब आयोजन कराए हैं। तो जब मुझसे कहा गया कि मध्य प्रदेश के लिए, वरना आज मैं दूसरे शहर में हूँ, बड़ी मुश्किल से लगा भगा के मोबाइल सेट करके बैठा हूँ, मुश्किल होता है, लेकिन जब कहा गया मध्य प्रदेश के लिए करना है तो बेहिचक होकर मैंने बिल्कुल कहा कि मैं आऊंगा और मुझे अच्छा लगेगा मध्य प्रदेश के साथियों से लगातार बात करना। बहुत धन्यवाद। ऐसा ही स्नेह बनाए रखें और हमार बार बार आपके
मार्गदर्शन का, आपके विश्लेषण का लाभ लेते रहेंगे। महेंद्र जोशी जी उस समय अपनी बात पूरी नहीं कर पाएंगे। मैं आभार स्वरूप अंतिम वक्तव्य के लिए, समापन रिमार्क्स के लिए, क्लोजिंग कमेंट्स के लिए महेंद्र जोशी जी को निवेदन करूंगा कि हम सबके की ओर से धन्यवाद भी ज्ञापन करें। और आपके कहने के बाद समराइज करना बड़ा कठिन है, लेकिन भविष्य में हम आपकी बातों को कैसे आगे ले जा सकते हैं इस पर मार्गदर्शन भी दें। महेंद्र जोशी जी। सर आपका म्यूट हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? यस सर, अब आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो आप सभी की ओर से आभार का इस भार को मैं उतारना नहीं चाहता। मैं तो अशोक पांडे जी से बस एक विनम्र आग्रह करता हूं कि हमें आपकी जरूरत है, और हमें इसलिए जरूरत है कि हम समाज के उस सत्याग्रह में जो आपने आरंभ किया है, या यूं कहिए कि अभी एक नव सत्याग्रह की एक भूमिका में आप हैं अपने लेखन के माध्यम से, हम उस सत्याग्रह के सत्याग्रही होना चाहेंगे। इसलिए आपका ये बौद्धिक मार्गदर्शन हमारा बड़ा मार्ग प्रशस्त करेगा। हम सभी लोग कहीं ना कहीं एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं, और जब लोग बाग इन ऐसे मिशन का काम करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ऐसे वैचारिक संबल प्रदान करने की, जो आज आपकी बातों से, आपकी पुस्तकों से और आपकी कई किताबें हैं जिस पे चयनिका जी पहले बता चुकी हैं। मुझे लगता है कि हम बहुत समय की मर्यादाओं के अंतर्गत बहुत कम आपके बारे में कह पाए हैं, लेकिन आपने खुद ही एक ईमानदार संबंध हमको बताया कि ग्वालियर से आप का संबंध है, तो स्वाभाविक रूप से इस संबंधों की प्रगाढ़ता और बढ़े, और उसमें आप समय समय पर हमारे बीच में हम आपको पाते रहें, आप आते रहें, और भिन्न भिन्न, और मुझे तो लगता है कि ये वर्चुअल का जब दौर समाप्त हो तब एक बार प्रत्यक्ष रूप से हम आपको अपने बीच चाहेंगे कि आप अवश्य आएं। और ये आप हमसे वादा करें न करें, हम ये वादा आपसे छीन लेंगे अधिकार पूर्ण तरीके से। हम आपसे ये वादा, आप इसके बाद में कहिएगा जरूर, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अन्य और किताबें, बहुत सारे अभी ज्वलंत विषय हैं, राष्ट्रवाद का विषय है, हिंदुत्व का विषय है, और अन्य विषयों पर जो भी आपकी पुस्तकें आती हैं, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि ये सुना गया वो 3% याद रहता है, पर जो किताबें आपके साथ रहती हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं इस समय ओंकारेश्वर के पास में अपने पूरे परिवार समूह के साथ में छुट्टियां बिताने आया हूं, लेकिन ये किताब मेरे साथ चल रही है, और इसको जब जब बीच बीच में मैं पढ़ के अपने बच्चों को और इनको सबको सुनाता हूँ, और उनके बीच में सच मान के चलिए इन सारी बातों को कह करके मैं कहीं ना कहीं मेरे प्रति उनका आदर भाव बढ़ता है कि अरे ये कम से कम हमको ये अच्छी बातें बता रहे हैं। मैं पुनः आप सबकी ओर से आदरणीय अशोक कुमार पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सब से उम्मीद करता हूँ इन किताबों को अपने पास दस्तावेज समझकर संभाल के रखिए, क्योंकि ये हमारे वो साथी हैं जिनसे हमको उस बड़े स्पेस में जहां पर झूठ ने अपना कब्जा कर रखा है, उस अतिक्रमण से इसको मुक्त कराना होगा, और फिर हम सत्य की विजय में कहीं ना कहीं अपना एक इस ज्ञान के का जो अंधेरा छाया हुआ है उसमें अपना दीप जला पाए। इन्हीं शब्दों के साथ अशोक जी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए सबकी ओर से हार्दिक धन्यवाद। सर कुछ प्रश्न लेना चाहेंगे क्या? मेरी फ्लाइट है 3 बजे की, और अभी मैंने देखा 1 बज गया है, तो मुझे आधे घंटे के अंदर भागना पड़ेगा, इसलिए मुश्किल होगा, पैकिंग वगैरह करनी है, फिर कभी अगली बार रख लेंगे। जरूर, बहुत धन्यवाद और आभार। Oh goodness. थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जगत। सभी साथियों को धन्यवाद और जय जगत। जय जगत।
सभी साथियों को जय जगत। सभी साथियों को जय जगत। पर बहुत ही बैड मैनर्स दिखाया हमारे सब साथियों ने। कृपया करके अपनी इज्जत का इस तरह फलीदा मत बनवाइए। मैं हरपाल भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। अगर हम ट्रेनर लोग ही अपना म्यूट और अनम्यूट के खेल करेंगे